हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ एचआरएम इन इंडिया। कि क्या हिस्ट्री रही थी और किस तरह से जो एचआरएम है उसकी ग्रोथ हुई थी इंडिया में। तो पहली बात यहाँ पे ये बोली गई है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है उन्होंने ये अपॉइंट किया कि जो भी सारा क्रेडिट है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट का वो सारा किसको जाना चाहिए, जॉइंट एफर्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने जो जॉइंट एफर्ट्स किए हैं उनको जाता है, और साथ ही साथ किसको जाता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को। जो गवर्नमेंट ने बीच बीच में आकर इंटरफेयर किया है तो उसकी वजह से भी क्या हुई है, रैपिड ग्रोथ हुई है किसमें, एचआरएम में। फिर बोला गया है कि विच रिमेन्ड एक्टिव इन, जो कि कब एक्टिव हुई थी, प्री वर्ल्ड वॉर के पीरियड में और वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। यानी उस समय भी ये जो था एक्टिव था जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी, और उससे पहले से ही एक्टिव चलता आ रहा था। फिर यहाँ पर बोला गया है जो पर्सनल मैनेजमेंट इन इंडिया है वो जो बनाया गया उसका जब इवोल्यूशन हुआ तो वो कहा गया कि वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ करेंगे, बट वॉज नॉट फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज़ बट फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज एंड इम्प्रूवमेंट इन रिक्रूटमेंट सिस्टम। लेकिन क्या बात हुई कि उन्होंने कहा कि वेलफेयर करेंगे, लेकिन वेलफेयर के लिए एक्चुअली में उसको नहीं बनाया गया था। बनाया किस लिए गया था कि जो भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं उनको ठीक करने के लिए, और साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट इन रिक्रूटमेंट सिस्टम, जो भी उनका रिक्रूटमेंट सिस्टम है उनको इम्प्रूव करने के लिए। आफ्टर डैट यहाँ पे बोला गया कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, ऑफिसर्स जो हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, देयर मेन फंक्शन वाज टू पार्टिसिपेट इन ग्रीवेंसेस रिड्रेसल प्रोसेस एंड टेक प्रिवेंटिव मेजर्स टू चेक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो पर्सन्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनका जो मेन फंक्शन क्या था कि वो पार्टिसिपेट करें ग्रीवेंसेस रिड्रेसल प्रोसेस में, और किस में पार्टिसिपेट करें कि वो ये देखें कि कौन कौन से प्रिवेंटिव ऐसे मेजर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी लेबर और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सके। फिर है जो लेबर ऑफिसर्स हैं उनको कंसिडर किया गया टू बी द वेल विशर ऑफ द लेबर्स। ऐसा माना गया ये क्या है, एक तरीके से वेल विशर हैं लेबर्स के, लेकिन देयर ट्रस्टेड फ्रेंड बट इन रियलिटी। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव ही थे मैनेजमेंट के। उन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से जो लेबर फोर्स है उनका वेलफेयर हो सके। सो in India, history of evolution of personal management dates back to 1920। ये जो है कब से चलता आ रहा है, 1920 से, when due to the increasing industrial conflict। जैसे जैसे जो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो इंक्रीज होते जा रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि जो पर्सनल मैनेजमेंट है उसका इवोल्यूशन करना ज़रूरी है, यानी एचआरएम का जो इवोल्यूशन है वो ज़रूरी बन गया। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पर जो टाटा है, एम्प्रेस है और जो ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन है, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए इन लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़, लेबर की वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए, एंड अपॉइंटेड लेबर ऑफिसर्स। और उन्होंने क्या किए, लेबर ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया। इनफैक्ट जो ये अपॉइंटमेंट थी लेबर ऑफिसर की वो नेसेसिटीज़ बाय किस सर्कमस्टांसेस से नेसेसरी थी, यानी उन लोगों ने कह तो दिया कि लेबर का वेलफेयर करेंगे, लेकिन वो किसके लिए, उनको क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए थे जिनकी वजह से उनका अपॉइंटमेंट करना पड़ा। तो वो कौन कौन से थे, लाइक इंक्रीज डायमेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की जो डायमेंशंस हैं वो इंक्रीज़ हो रही थी। कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, इस वजह से ज़रूरत पड़ी। उसके बाद है टेक्निकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजीज़ में चेंज आ रहे थे। इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ती जा रही थी। और फिर नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लेजिस्लेशंस, मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। इन चीज़ों की जब ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए थे तब उनको ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ी कि हमें एचआरएम की रिक्वायरमेंट है, पर्सनल मैनेजमेंट की एक अलग से नीड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 1931 में रॉयल कमीशन जो है लेबर की, उन्होंने कुछ कहा, क्या कहा, इस कमीशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो लेबर ऑफिसर हैं मस्ट हैव अपीलिंग पर्सनैलिटी, ही शुड हैव द कैपेसिटी टू कन्विंस अदर्स एंड बी एबल टू कंजर्व इन द लैंग्वेज ऑफ लेबरर्स। यानी इसमें ये कहा गया जो लेबर ऑफिसर्स हैं उनको अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए
जो भी वो अगर किसी दूसरे पर्सन को कन्वे कर सकते हैं, यानी दूसरे पर्सन को उकसा सकते हैं कि आप ऐसा काम आपको करना ही करना है, और ये माना गया कि लेबर ऑफिसर ऐसा होना चाहिए, और साथ ही साथ वो उस लैंग्वेज में बात करे जो लेबर को सुटेबल लगती हैं, ठीक है, जो लेबर जिस लैंग्वेज को जानता है वो उस लैंग्वेज में बात करे। और जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं और जो भी टर्मिनेशंस हैं सर्विसेज की शुड बी इन द कंसल्टेशन विद द लेबर ऑफिसर। लेबर ऑफिसर की कंसल्टेशन लेने के बाद ही जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं और जो भी टर्मिनेशंस हैं सर्विसेज की वही की जाएंगी। विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ लेबर ऑफिसर कुछ भी काम वो आगे नहीं करेंगे, इस कमीशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि उसको और भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बोला गया, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वेलफेयर एक्टिविटीज़ का, उसमें भी सारे के सारा जो डिसीजन है वो कौन लेने लग गया था, लेबर ऑफिसर। फिर यहाँ पे बोला गया आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ दिस कमीशन, इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक टेक्सटाइल, जूट एंड अदर्स अपॉइंटेड लेबर ऑफिसर्स, उन्हीं को देखा देखी में इन लोगों ने भी क्या कर लिए, लेबर ऑफिसर्स को अपॉइंट कर लिया। आफ्टर डैट यहाँ पर अंडर बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एक्ट 1934 में जो लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स हैं वो अपॉइंट किए गए। किस लिए अपॉइंट किए गए यहाँ पर इस केस में, टू इस्टेब्लिश गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस between employer and workers and to make arrangement for the grievances redressal। यानी किस लिए अपॉइंट किए गए कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं वो अच्छे हो सकें, किसके बीच में, जो एम्प्लॉयर हैं और साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं। आफ्टर डैट यहाँ पर एक और नाम लिया गया है इन 1937 में, जो सजेशन ऑफ बंगाल गवर्नमेंट के सजेशन से भी जो जूट मिल ओनर्स एसोसिएशन है उसने भी जो है लेबर ऑफिसर को अपॉइंट किया। और 1941 में जो गवर्नमेंट है ऑर्गेनाइजर थ्री पार्टिड लेबर कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी लेबर कॉन्फ्रेंस वगैरह बुलाई, फिर उसके बाद उनको भी लेबर ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करने के लिए जो भी उनकी राय थी वो वहाँ पे रखी गई। उसके बाद है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है वो पास किया गया, और अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 49 ऑफ द अमेंडमेंट फैक्ट्रीज एक्ट ये ऑब्लिगेटरी बन गया कि आपने लेबर वेलफेयर ऑफिसर को हर एक फैक्ट्री में एम्प्लॉय करना ही करना है जहाँ पर 500 लेबर्स हैं या 500 से ज़्यादा लेबर्स हैं। फिर यहाँ पे सिमिलरली प्लांटेशन लेबर एक्ट आया 1951 में आया, उसने भी प्रोवाइड किया कि ये कंपलसरी बन गया कि लेबर ऑफिसर को अपॉइंट करना है जहाँ पे 300 वर्कर्स हैं इंगेज हैं या उससे ज़्यादा इंगेज्ड हैं। ऐसे ही लाइकवाइज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द माइंस एक्ट 1952, माइंस एक्ट में भी ऐसे ही हुआ, कंपलसरी कर दिया गया कि आपने लेबर वेलफेयर ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करनी है जहाँ पे 500 लेबर्स हैं और या फिर उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो जल्दी जल्दी डेवलप होता गया इन द 60s ऑफ द लास्ट 60 सेंचुरी से डेवलप होता जा रहा है, और ये एक तरीके से एक पार्ट बन गया है, इंटीग्रल पार्ट बन गया है मैनेजमेंट का। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बात बोल रखी है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है यानी ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पर जो फील्ड है पर्सनल मैनेजमेंट की, 2 प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बनाए गए थे, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट जो कलकत्ता में है, और उसके बाद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट जो बॉम्बे में है, पर फंक्शनिंग इन द कंट्री में काम कर रहे थे। लेकिन 1980 के टाइम पर इन दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया और क्या बना दिया गया, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट NIPM। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बैरियर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया, कि क्या क्या बैरियर्स आए हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। तो पहला है कि बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ ट्रेडिशनल एंड फैमिली, प्रीडोमिनेंस यानी जो पहले से जैसे प्रथा सी चलती आ रही होती है उस केस में ये बात कही गई है। जैसे पहले ये था कि मोर इम्पोर्टेंस जो है प्राइवेट प्रॉफिट पर दी जाती थी दैन टू द लेबर वेलफेयर, लेबर की वेलफेयर ध्यान में नहीं रखते थे, सिर्फ अपना प्रॉफिट ध्यान में रखते थे। इसी तरह से आगे भी जो काम होता गया वो ऐसे ही होता गया। फिर यहाँ पे बोला है लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़ वर परफॉर्म सिंपली फॉर द सेक ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। यहाँ पर क्या हुआ कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसकी वजह से ही लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया गया ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एंड ऑथराइजेशन अप्रोच डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फेस मैनी ऑब्स्टेकल्स। जब इसकी डेवलपमेंट हो रही थी तो इन वजह से कुछ ऐसी वजहें थी जिनकी वजह से उसको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स यानी बहुत सारे हिंड्रेंसेस को फेस करना पड़ा।
फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है कि जो इवन जो लेबरर्स अप्रोच है टुवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया इज़ नॉट फेवरेबल नहीं है। लेबर्स क्लास जो हैं वो कंसिडर्ड मैनेजमेंट एज अ क्लास ऑफ एक्सप्लॉयटर्स। जो लेबर क्लास है उनको ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वो एक्सप्लॉयटर्स की क्लास है, उनको बहुत आसानी से वो लोग एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। तो ये जो अप्रोच थी हैज़ ऑल्सो हैम्पर्ड एंड द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पर भी उसने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डाला ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। फिर नेक्स्ट आता है कि जो मैनेजर्स हैं पेड नो हीड टू लेबर्स वेलफेयर एक्टिविटीज़ ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस। यानी जो मैनेजर्स थे उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं ज़्यादा किया कि जो लेबर हैं उनका वेलफेयर हो सके, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर लैक ऑफ ट्रेड यूनियंस थे। लैक ऑफ ट्रेड यूनियंस यानी अगर वहाँ पर ट्रेड यूनियंस अच्छे होते, स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस होते, तो वो क्या कर सकते थे, मैनेजर को इन्फ्लुएंस कर सकते थे कि आप ऐसा करिए। तो वहाँ पर ये कमी रह गई थी कि स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस नहीं थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है माइग्रेटरी करेक्टर ऑफ वर्कर्स। माइग्रेटरी करेक्टर का मतलब है कि जो वर्कर्स हैं वो बार बार कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाते रहते हैं, एक प्लेस पर नहीं रुकते हैं। और अगर कभी कोई इंडस्ट्री चाहती है कि इस एम्प्लॉय का ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसका वेलफेयर करना चाहती है, तो वो वहाँ पर नहीं कर पाती क्योंकि वो कहीं ना कहीं माइग्रेट कर जाते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ कि सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ लेबर लीडर्स ऑल्सो अकाउंट फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन resource management. They sacrifice interest of laborers and enter into compromise with the employers for their selfish ends. यानी सेल्फ इंटरेस्ट जो है लेबर का लीडर बना दिया जाता है कि उनकी ग्रीवेंसेस वगैरह को सही किया जा सके, लेकिन जो लेबर लीडर होता है वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट का ध्यान रखता है और फिर उसके बाद जो भी लेबर्स के इंटरेस्ट होते हैं उनको अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो लेबर्स होते हैं वो अपना इंटरेस्ट सामने नहीं रख पाते हैं। फिर यहाँ पर बोला गया है कि नेक्स्ट इज़ सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आर इग्नोरेंट अबाउट द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। का जो रोल है वो इग्नोर करी जा रही थी और ये एक तरीके से जो एजेंसी बार बार बनाई जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिक्रूटमेंट सिस्टम को ठीक ठाक करने के लिए बनाई गई थी। उसके बाद है टू मच डिपेंडेंस ऑन जुडिशियल मशीनरी by both labor leaders and employers for the solution of labor problems। तो यहाँ पर क्या है, जो भी जुडिशियल मशीनरी है उसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे ये जो लेबर लीडर्स हैं या जो एम्प्लॉयर्स हैं, लेकिन वो अपना तरह से कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर इस वजह से भी जो है हिंड्रेंसेस क्रिएट हुए। उसके बाद बोला गया है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ रिक्विसाइट एबिलिटी। यहाँ पर जो है जो लीडर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ जो नॉलेज है वो नहीं थी या एबिलिटी नहीं थी और कोई कैपेसिटी नहीं थी कि वो एसेंशियल ऐसी क्वालिटीज़ नहीं थी। तो उस वजह से भी उनको क्या करना पड़ा, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डेवलप करने में। उसके बाद है टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन देयर इज़ अ लैक ऑफ नेसेसरी ट्रेनिंग सेंटर्स। अगर हम जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन की बात कहें तो जो लैक ऑफ यानी जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनकी कमी थी। तो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन भी नहीं कह सकते क्योंकि उनको एक अच्छा सा जो ट्रेनिंग है वो नहीं मिल पाया है। फिर उसके बाद है फ्यूचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया। फ्यूचर क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? तो पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जो पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी बढ़ रही थी और उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं मैनी अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह पर पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो यहाँ पर नई नई एक्टिविटीज़ और नए नए मैथड्स की नीड पड़ी है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, रेशियो ऑफ ओल्डर एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज। वो भी इंक्रीज़ होने लग गई, एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज़ होने लग गई, साथ साथ जो ओल्डर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रेशियो भी इंक्रीज़ होने लगी। तो इसमें चेंज हुआ कि जो पॉपुलेशन है उसमें जैसे जैसे चेंज हुआ साथ ही साथ वैसे वैसे नीड पड़ी कि हमें न्यू चैलेंजेस को इन चैलेंजेस को फेस करना है। तो एचआरएम का जो फ्यूचर है वो इंडिया में और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद है इंक्रीज इन एजुकेशनल लेवल। इन रिसेंट ईयर्स जो है जो नंबर ऑफ़ एजुकेटेड वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में हैज़ गोन अप, बढ़ते जा रहे हैं। एंड नीड्स ऑफ एजुकेटेड वर्कर्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ अनएजुकेटेड वंस। अनएजुकेटेड वंस से ज़्यादा हमें किन की रिक्वायरमेंट है? एजुकेटेड वर्कर्स की, एजुकेटेड और स्किल्ड पर्सनस की। तो जो एजुकेटेड हैं, अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है,
जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उस हिसाब से जो फ्यूचर है उसमें भी कहीं ना कहीं चेंज करने की नीड पड़ेगी। तो HRM जो है उसकी भी जो है नीड पड़ती है। फिर नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या है, रैपिड इंक्रीज़ होता है टेक्नोलॉजी में भी। ये एक तरीके से सारे चैलेंजेस हैं कि आगे फ्यूचर में जो इंडिया है उसको किस किस चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उनके HRM की जो भी डेवलपमेंट होगी वो होगी, ठीक है, कैसे करनी पड़ेगी। ये एक तरीके से सारे चैलेंजेस हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी में अगर कोई डेवलपमेंट होती है देयर विल बी नीड सच प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एज गुड ऑपरेट मॉडर्न मशीन्स। ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ सकती है जो मॉडर्न मशीन्स को एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। बिसाइड्स जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी उनको प्रोवाइड करानी चाहिए, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं कि वो भी अपनी स्किल्स को अच्छे से मेंटेन करके रख सकें। इन फ्यूचर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं विल हैव टू मेक टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग लाइक मैन पावर फोरकास्टिंग। फ्यूचर में इस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग करने की, जैसे आजकल हम मैन पावर फोरकास्टिंग की जो है रिक्वायरमेंट पड़ती है, उस तरह से बाद में फ्यूचर में टेक्नोलॉजी को भी हम फोरकास्ट करते हुए चलेंगे कि आगे अगर ऐसी टेक्नोलॉजी कोई चेंज हो जाती है तो हम उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस कर सकें। ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आर अपोज्ड बाय द ट्रेड यूनियंस। जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं और जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो कौन है, जो ट्रेड यूनियंस है वो क्या करती है, अपोज करती है। और मैनेजमेंट्स जो है विल टेक टू देम इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर गोइंग अहेड विद द इंस्टॉलमेंट ऑफ दीज इक्विपमेंट्स। मैनेजमेंट जो है वो क्या करती हैं, उनको फटाफट से ले आती हैं कि अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हम इसी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो ट्रेड यूनियंस वगैरह होती हैं वो उसको रिजेक्ट करने के टाइम पर रहती हैं, लेकिन फ्यूचर में इसको फेस करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद है चेंज इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उसमें चेंज आ जाना, जैसे इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स का जो इंटरेस्ट है उसको बचाने के लिए, या कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको बचाने के लिए, या सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है उसको बचाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस में इंटरफेयर करेगी। और इट विल टेक पार्ट विद ग्रेटर विगर इन लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। और बहुत ज़्यादा एक बढ़िया पार्ट बनने वाली है कि जो लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशन है उसको अच्छे करने के लिए। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्ट्राइक को रोकने के लिए, सब कुछ बैलेंस में रखने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। तो आगे जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उनमें भी चेंज आएगा। तो ये भी एक तरीके से चैलेंज है कि फ्यूचर में ऐसे ऐसे केसेस हो सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट है वाइल चॉकिंग आउट पर्सनल पॉलिसीज़ मस्ट कीप इन माइंड, यानी जब अपने पर्सनल की पॉलिसीज़ बनाते हैं तब उसको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है चेंज इन सोर्सेज ऑफ मैन पावर के सोर्सेज में चेंज आ जाना, यानी कॉन्सिक्वेंट अपॉन बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गई हैं। कैंडिडेट्स जो हैं बिलोंगिंग जो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, या कोई भी बैकवर्ड क्लास से अलग बिलोंग करते हैं, एंड जो माइनॉरिटीज़ हैं विल बी इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इन फ्यूचर। जो भी इम्पॉर्टेंट सोर्सेज बन जाते हैं रिक्रूटमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जो पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी फ्रेम करेगी, तो इन रिसोर्सेज को भी वो ध्यान में रखेगी। कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशन में भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई हैं, यानी जो इंडस्ट्रियल पीस है एक तरीके से वो एक सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव बन चुका है आजकल हर एक इंस्टीट्यूट में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन ट्रेड यूनियन, अब एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन की भी एग्जिस्टेंस चाहिए होती है कि कहीं ना किसी भी तरीके से कोई भी डिस्प्यूट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। उसके बाद है ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी हेल्थ और सेफ्टी प्रोग्राम्स के लिए भी, तो उसको भी अपना जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको भी इम्प्लीमेंट करती हुई चले, उनके प्रोविजन साथ ही साथ लेते हुए चले। फिर बोला गया है इन फ्यूचर मोर अटेंशन विल बी पेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिसाइड्स द मैनेजमेंट विल ऑल्सो लुक, यानी यहाँ पर जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इन फंक्शंस को तो देखा जाएगा, इन चीज़ों को देखा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो देखी जाएंगी। वो क्या है, लीडरशिप विल हैव टू शेड अथॉरिटेटिव अप्रोच एंड अडॉप्ट पार्टिसिपेटिव अप्रोच, यानी यहाँ पर जो है लीडरशिप जो है वो अपनी अथॉरिटी अप्रोच को छोड़कर पार्टिसिपेटिव अप्रोच को ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे।
तो वाइल डीलिंग विद द एम्प्लॉयज़ दे विल अडॉप्ट ह्यूमैनिटिज्म अप्रोच। यहाँ पर वो क्या है, अपनी ह्यूमैनिटेरियन जो अप्रोच है उसको अडॉप्ट करेंगे जब भी वो किसी भी एम्प्लॉय से डील करते हैं। फिर जो है टैलेंट एंड क्रिएटिव कैपेसिटी विल बी इनकरेज। जो टैलेंट है और जो क्रिएटिव कैपेसिटी है वो भी इनकरेज की जाएगी। और इन ऑर्डर टू इंक्रीज क्वालिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ दे विल बी सुटेबली अवॉर्डेड। अगर कोई भी जो क्वालिटीज़ हैं अगर किसी एम्प्लॉय की इंक्रीज होती हैं तो उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। मोर प्रेफरेंस जो है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को दी जाएगी रादर देन लीगल एंड रूल बाउंडेड अप्रोच। यानी जो लीगल, जैसे अब जो भी काम हो रहे हैं अगर एम्प्लॉयज़ को वेज पे एक्स्ट्रा मनी भी अगर मिल रही है तो वो भी एक तरीके से लीगल रूल्स वगैरह की वजह से हो रहे हैं। तो लेकिन अब जो आगे फ्यूचर होगा उसमें ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद है ह्यूमन फैक्टर्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल। ह्यूमन फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। तो इस अप्रोच को भी ध्यान रखा जाएगा और सारा का सारा उसी तरह से काम किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जो HRM है वो विल बी गिवन हायर स्टेटस। HRM को एक बड़ा अच्छा स्टेटस दिया जाएगा अदर देन फंक्शनल फील्ड्स। और अगर फंक्शनल फील्ड से जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इनसे अलग तरीके से भी बहुत अच्छा एक स्टेटस मिलेगा HRM को। फिर यहाँ नेक्स्ट बोल रखा है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है विल ले स्ट्रेस ऑन। किस पर स्ट्रेस ज़्यादा डालेंगे, फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, पूरी की पूरी डेवलपमेंट हो ह्यूमन रिसोर्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर है ट्रेड यूनियंस जो हैं उनको भी इम्पॉर्टेंस दी जाएगी और जो भी मैनेजमेंट है इंडस्ट्रीज़ का वो ट्रेड यूनियंस के हाथ में भी बाद में दे सकते हैं थोड़ा बहुत। फिर यहाँ पे बोला गया है HRM जो है विल नाउ इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो HRM है वो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूड करेगा और साथ ही साथ करियर प्लानिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, गुड इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट हो गया, नेशनल वेज पॉलिसी एंड सोशल जस्टिस। फिर नेक्स्ट है विद अ व्यू टू सॉल्विंग लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगा। पर्सनल मैनेजर्स हैं विल बी अपॉइंटेड। इसके लिए जो प्रोफेशनल जो मैनेजर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा कि जो लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, जो प्रोफेशन होते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज होती है इन चीज़ की उनको किया जाता है अपॉइंट, आगे किया जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। सो बाय।